बच्चों, बहुत खुशी की बात है जब बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर निकाली है। मॉडल पेपर के तहत 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। जिस 70 क्वेश्चन में मात्र आपको 35 क्वेश्चन के ही आंसर देना है और उस पे ध्यान देना है आपको। क्रमशः जो ले रहे हैं आप, तो उसमें जिस क्वेश्चन की जानकारी आपको नहीं है उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, अन्यथा उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर 35 क्वेश्चन के अतिरिक्त और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं विद इन 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में से, तो आपको 35 क्वेश्चन के ही मार्क्स दिए जाएंगे और अगर उसमें गलती होती है तो उसे काट लिया जाएगा। इस बात पर ध्यान देना होगा। और 20 मार्क्स के जो आपके 20 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले, उसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है और जिस क्वेश्चन का आप जानते हैं उसी क्वेश्चन का जवाब दें। 6 क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। बड़ी बारीकी से उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ करके तब क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। आइए मॉडल पेपर का सॉल्व करते हैं। मेरा नाम कन्हैया प्रसाद और मैं केमिस्ट्री का 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं और मैंने एक नई यूट्यूब चैनल खोला है। उस पर बच्चों की सुविधा के लिए मैं ये मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखें, समझें और किसी प्रकार की अगर दिक्कत महसूस हो तो आप एक्सप्लेनेशन के, अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ही, फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को हम शेयर करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में लिखी गई है बातें, उसको ध्यान से देखिए। पहले तो लिखा गया है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल, मतलब जो शब्द आप प्रैक्टिस में लाते हैं उसी के अनुसार दें। फिर आपको बहुत सारी इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। जो दिक्कत होगी, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो पता ही चल जाएगा आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले हम इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ द क्रिस्टल इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होते हैं ना, वो 3 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं। ग्रेफाइट के एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं और इस तरह से ये हेक्सागोनल रूप में ये रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? हेक्सागोनल रूप में रहते हैं। और यहाँ पे आपको ग्रेफाइट में जो कार्बन है, वे सभी कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ करके एक लेयर का निर्माण करते हैं, एक लेयर का निर्माण करते हैं, है ना। इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। और इनके नीचे भी एक लेयर रहती है इसी तरह की, इसके नीचे भी इसी तरह की लेयर रहती है जो कार्बन की होती है, जो हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है। हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और इन दोनों लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। अब ये दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड से बनता है, इसलिए ये आपको, इसका आंसर हो गया कोवलेंट। बी आंसर इसका हुआ। क्या आंसर हुआ? बी आंसर हुआ।
आयनिक नहीं होंगे क्योंकि आयन के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, आयनिक नहीं होंगे, है ना, कोवलेंट होंगे, मॉलिक्यूल रूप में है लेकिन ग्रांड मॉलिक्यूल के रूप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहा है, और इसमें कोवलेंट की साझेदारी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रही है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल जो होता है ना, यूनिट सेल, वो यूनिट सेल होता है आपको यूनिट सेल आपको किसी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, ऐसे अधिकांश सॉलिड जो होते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के रूप में रहते हैं। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आपको एक 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट के बाद एटम जो है ना एक क्यूब फॉर्म में रहते हैं, तो इस क्यूब फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्यूब फॉर्म को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है ना, यूनिट सेल कहते हैं। अब इस यूनिट सेल में स्फीयर जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो स्फीयर हैं वो इनके 8 कॉर्नर पर अगर रहे, तो 8 कॉर्नर पर रहे तो इसे हम लोग सिंपल क्यूबिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक कहते हैं। और इस 8 कॉर्नर के अतिरिक्त उनके बॉडी में एक स्फीयर हो तो इसे हम लोग बॉडी सेंटर कहते हैं। अब ये कॉर्नर पर जो कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे ये जो कॉर्नर है वो इस यूनिट सेल में 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट किया है इसमें, और 8 कॉर्नर है इसलिए 8 में 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्फीयर इस यूनिट सेल में है ये, और एक है आपको बॉडी सेंटर में। तो एक 8 कॉर्नर पर एक स्फीयर है और एक बॉडी में है, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो इसलिए इसका जवाब हो गया 2, है ना, इसका जवाब हो गया 2। 3 नहीं होंगे, ठीक है ना, 4 नहीं होंगे और 12 नहीं होंगे। 2 क्यों होंगे, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको करके बताया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे बिलियन के अनुसंख्यक गुण धर्म का उदाहरण दे, अर्थात एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल देना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मात्र 4 है। एक है आपको इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक है आपको इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और थर्ड है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फोर्थ है आपको ये ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ मात्र 4 ही होते हैं। यहाँ पर डेंसिटी कह रहा है तो डेंसिटी नहीं होंगे, मास कह रहा है मास नहीं होंगे, टेम्परेचर कह रहा है टेम्परेचर नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान दीजिए, सिर्फ इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट को भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं कहेंगे, है ना, टेम्परेचर को तो कहेंगे ही नहीं, ये हम किसको कहेंगे, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, इसका आंसर सी हो गया, ठीक है ना। फिर क्या यहाँ पर कह रहा है, एक और क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपको
यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपको ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी प्रोपोर्शनल होंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी आपको प्रोपोर्शनल होंगे मोलालिटी के, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मोलालिटी के, है ना। अब इसके प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तोड़ेंगे तो कांस्टेंट आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो तोड़ेंगे तो एक आपको के एफ इंटू मोलालिटी, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पार्टिकल पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर हम लोग इन सभी पार्टिकल को डिसॉल्व कराते हैं सॉल्यूशन में तो ये आयन के रूप में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए K2SO4 जो है तो K प्लस 2K प्लस और एक SO4 डबल माइनस के रूप में टूट जाएंगे। यहाँ NaCl को करेंगे तो Na एक प्लस और Cl एक माइनस के रूप में टूटेंगे। यूरिया नहीं टूट पाएगा, ग्लूकोज भी नहीं टूट पाएगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आ रहे हैं, यहाँ पर तीन कंपोनेंट आ रहे हैं जो इनके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के लिए उत्तरदायी होंगे। तो इसको हम लोग भांट और फैक्टर कहते हैं। I इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ I इक्वल टू 2 हो गए, यहाँ I इक्वल टू 1 हो गए, यहाँ I इक्वल टू 1 होंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो निर्भर करता है भांट और फैक्टर पर, I पर भी निर्भर करता है। अतः इस दृष्टिकोण से यहाँ I का वैल्यू ज्यादा है, I का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए K2SO4 ही इसका सुटेबल आंसर होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है, तब आपको ये होगा। अगर सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट कहता तो बात कुछ और होती, जो इसको अभी समझाने में समय लगेंगे, इसलिए उतना ही क्वेश्चन के अनुसार आपको हम जवाब दे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होंगे, क्या मुक्त होंगे, कैथोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ को पूछ रहा है ना। द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन, यही रिमार्केबल बात है, मोल्टेन NaCl। तो भाई NaCl जो है वो NaCl आपको टूट करके Na प्लस और Cl माइनस देंगे, और Na प्लस जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, जिससे सोडियम बनाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करने से रिडक्शन हो रहे हैं, और Cl माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cl2 के रूप में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन तो होते हैं कैथोड पे। तो इसलिए यहाँ पर मोल्टेन है, इसलिए आपको यहाँ सोडियम कैथोड पर लिबरेट होंगे। ध्यान दीजिए, अगर वही एक्वस सॉल्यूशन रहता, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl रहता तो बात कुछ और होती। एक्वस NaCl रहते तो आपको कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होते। कारण क्या है
कि ये एक्वस में वाटर मॉलिक्यूल भी डिसोसिएट होंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होता और एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट होता। तो एक्वस तो है नहीं, मोल्टेन स्टेट में है, इसलिए यहाँ पर क्या बनेंगे, सोडियम लिबरेट होंगे कैथोड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मॉडल पेपर में तो दिया ही है, साथ ही साथ ये आपको क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। और हो सकता है मोल्टेन न दे करके कहीं एक्वस दे दे या ब्राइन सॉल्यूशन दे दे, ऐसे भी दे सकते हैं, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जितना कहें कम है, इस क्वेश्चन में बहुत दम है। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गए आपको, अब 5 क्वेश्चन हो चुके थे, 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है, तो इसका मानक रिडक्शन विभव बताइए। if the standard oxidation potential, if the standard electrode potential of an electrode is 0.76 volt, then its standard रिडक्शन पोटेंशियल। तो भाई मेरे इतना जान जाओ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन से ही होता है, जो आईयूपीसी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है। लेकिन एक बात जान जाइए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन जो होते हैं, वो आपको इनवर्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन के बराबर होते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर यदि पॉजिटिव है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन जो होंगे वो -0.76 वोल्ट होंगे। और ये जान जाइए, ये आपको जिंक का होता है। ठीक है ना, ये किसका होता है, जिंक का होता है, -0.76 वोल्ट। अगर हम लोग ऐसे लिखें Zn और Zn डबल प्लस, तो इसको हम लोग 0.76 वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्यों, क्यों यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन करने पर रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए रिडक्शन वाला है ना, माइनस हो गया। रिडक्शन जहां से होते हैं ना, उधर से ही करंट निकलता है, और जहां ऑक्सीडेशन होते हैं वहां से आपको ये क्या कहते हैं, काट दो,